पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 आर्टिकल 352 से 360 के बीच में हम इमरजेंसी के प्रोविजंस को पढ़ते हैं। हमने आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया। हमने पढ़ाया कि किस तरह के ग्राउंड्स हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अग्रेशन, वार और आर्म्ड रिबिलियन के बेसिस पे हम नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं। हम का मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। हमने आपको उससे जुड़ी हुई सभी एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में बताया कि क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। कारण है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ। हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से हम नेशनल इमरजेंसी को यूज़ करते हैं और बहुत से क्रिटिक्स भी हैं इसके, लेकिन बहुत से इसके सपोर्टर भी हैं। उनके विषय में हम बात करेंगे जब हम क्रिटिसिज्म ऑफ द नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने इसके सेंटर स्टेट के ऊपर रिलेशंस, हमने उसके सारे डायमेंशंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल स्फेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ाया। हमने पढ़ाया कि जुडिशियल रिव्यू का क्या स्टेटस है और लेटेस्ट स्टेटस ये है कि ये जुडिशियल रिव्यू के घेरे में आन खड़ी होती हैं। हमने बताया कि कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसके ऊपर लगाई ताकि एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर्बिट्रेरी ना हो जाएं, ताकि किसी भी लेवल पर प्रेसिडेंट का पोजीशन एक तरह की ऑटोक्रेटिक पोजीशन ना बन जाए। इलिसिट पर्पसेस, इररेशनल, एक्सट्रेनियस और इलॉजिकल ग्राउंड्स के बेसिस पर ना यूटिलाइज की जाए नेशनल इमरजेंसी को फॉर द पर्पस टू इन्वेड इनटू द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। तो किसी तरह से भी सेंट्रलाइजेशन ना कर पाए पावर का और फेडरल फीचर हार्म ना हो, इसकी कोशिश की गई है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। आई बात समझ में? आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हम राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को कई नामों से जाना जाता है। एक नाम है इसका स्टेट इमरजेंसी, एक नाम है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। उन सभी नामों को भी समझेंगे और कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि इसके ग्राउंड्स क्या हैं। तो मैंने पहला टॉपिक लिखा है ग्राउंड्स। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक संकल्प लिया गया। संकल्प ये है कि हम, इंडिया बहुत यूनिक है कुछ सेंस में। सबसे पहला एस्पेक्ट समझें, जब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में, स्ट्रक्चर के सेंस में फेडरल है। उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ फेडरल, अल्टीमेट फेडरल सिस्टम ऑफ द पॉलिटी। ओके। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल वर्ड यूज़ नहीं होता है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज फेडरल नहीं, इंडिया फंक्शन ऑपरेशन वाइज फेडरल होना चाहती है। फंक्शन एंड ऑपरेशन मैक्सिमम फेडरल हों, इसके लिए जितनी ऑर्गेनाइजेशन और जितना स्ट्रक्चर फेडरल होना चाहिए उतना दिया गया है। पर्पस है फंक्शंस को और ऑपरेशंस को फेडरल रखना। फंक्शंस एंड ऑपरेशंस फेडरल रखने के लिए ही आप ये देख पाते हैं कि हमारी कंट्री में स्टेट्स अलग से एग्जिस्ट करते हैं एज अ पॉलिटिकल यूनिट। ओके। और उसका रीज़न कि हमारी कंट्री में स्टेट लिस्ट आपके सामने गिवन है और स्टेट के रेवेन्यू के सोर्सेज आपके सामने गिवन है। ये पर्पस है कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है कि ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ हो, और कंट्री की ग्रोथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का जो नेशन में एग्जिस्टेंस हुआ है, तो हमारे नेशन में एग्जिस्टेंस का रीज़न है हमारा रिच कॉमन हेरिटेज। रिच कॉमन हेरिटेज, वो रिच कॉमन हेरिटेज एक तरह से यूनिफॉर्म नहीं है, वो कॉम्पोजिट है। सो वी आर हैविंग अ कॉम्पोजिट कल्चर। अब उस कॉम्पोजिट कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द डाइवर्सिटी। वी नीड टू चेरिश द डाइवर्सिटी। टू चेरिश द डाइवर्सिटी, स्टेट्स आर ऑफ अल्टीमेट इम्पॉर्टेंस। स्टेट्स का महत्व बहुत है भारत में। यदि डाइवर्सिटी गई तो समझिए देश गया। तो हम इसलिए यूनिटी है क्योंकि डाइवर्सिटी है। बट अगर ये डाइवर्सिटी है तो यूनिटी है, ये एक सत्य है, इसकी वजह से स्टेट है। लेकिन यूनिटी है इसलिए डाइवर्सिटी है, ये भी समझना ज़रूरी है। डाइवर्सिटी से यूनिटी आती है, यूनिटी से डाइवर्सिटी आती है। जिस दिन भारत खंडित हो जाएगा, ये यूनिटी नहीं रहेगी, तो ये डाइवर्सिटी भी नहीं रह पाएगी। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आपके कल्चर एनक्रोच कर लिए जाएंगे। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन तब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाइज और तब फंक्शन और ऑपरेशन वाइज यूनिटरी हो जाता है जब इंडिया की इस डाइवर्सिटी को, इंडिया की पॉलिटिकल और फिजिकल एग्जिस्टेंस को कोई थ्रेट पहुंचता है। आई बात समझ में? या जब थ्रेट पहुंचने वाला हो।
तो आपने ये ग्राउंड एक पढ़ी थी, मैंने आपको एक रीजनिंग समझाई थी कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर और आर्म्ड रिबेलियन की कंडीशन में ही नहीं प्रोक्लेम करते नेशनल इमरजेंसी, अगर उन्हें आभास है इस बात का कि ऐसा हो भी सकता है, वो इस आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं। इसका रीज़न ये है कि यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से प्रोविज़न है कि यदि ऐसा हो जाए तो आप यूनिटरी हों, और यदि आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो आप यूनिटरी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलवेज़ इस चीज़ को महत्व दिया गया है कि यूनिटी इंटैक्ट रखनी है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी उसी से चेरिश होती है। बट यूनिटी कभी भी यूनिटी यूनिफॉर्मिटी को लीड ना करे। अगर यूनिटी कभी भी यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाएगी और यूनिफॉर्मिटी से फिर होमोजेनिटी आ जाएगी कि आप होमोजीनियस कल्चर बनाना चाहते हैं, तो फिर आप कभी भी यूनिफाई नहीं रह पाएंगे, क्योंकि देयर विल बी असर्शन, स्टेट्स विल असर्ट। Why they assert? They assert for their independence. They assert for their distinct culture, custom, manner. और जब वो assertive character आएगा, आप यूनिफाइड नहीं रह पाएंगे। तो फिर यूनिटी कभी भी यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनिटी की तरफ ना जाए, मतलब कि कभी भी जो यूनियन गवर्नमेंट है या कभी भी वो सेंटर है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ ना जाए, केंद्रीकरण की कोशिश ना करे। जितनी सत्ता, जितना स्फेयर उसको दिया है अपने रिस्पेक्टेड मैनर में वर्क करता रहे, तो स्टेट्स भी हैप्पीली कॉर्डियली एग्जिस्ट करेंगे। स्टेट्स को जो स्फेयर दिए गए हैं, जिस स्टेट्स को जो टास्क दिए गए हैं, स्टेट उसमें रहें, तो फिर यूनियन भी हैप्पीली और कॉर्डियली एग्जिस्ट करती रहेगी। जब दोनों ही अपनी शक्तियों से भटकते हैं, स्टेट्स भटकेंगे तो यूनियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन भटकेगी तो जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। यही कारण है कि जुडिशरी को हमने इंटैक्ट रखा है, उसे फंक्शनली भी फेडरल नहीं रखा। हमारी कंट्री में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, वो फंक्शनली भी फेडरल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई, आपने ध्यान से नहीं समझा। नेशनल इमरजेंसी में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे इम्पैक्ट पढ़ा, एग्जीक्यूटिव पे पढ़ा, फाइनेंशियल पे, हमने जुडिशियल रिलेशन पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के साथ जुडिशरी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जुडिशरी ऑलवेज इंटैक्ट रहती है, क्योंकि जुडिशरी को हमने एक इंडिपेंडेंट पिलर के तौर पर रखा हुआ है, और उसका पर्पज़ यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है दूसरी कंट्रीज से, इसलिए उस यूनिक कैरेक्टर को, जिसमें यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच में ऑलवेज एक बैलेंस रखना पड़ेगा, उस बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन है? द जुडिशरी। जुडिशरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर बनाया है, जुडिशरी को हमने गारंटर बनाया है फंडामेंटल राइट्स का, और जुडिशरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनाया है। तो जुडिशरी इज़ द गार्जियन, इज़ द गारंटर, इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स सेल्फ। Okay, so it is independent somewhere very much, and that independence is there due to the character of integrity. Judiciary integrated है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? इसलिए इमरजेंसी के दौरान जुडिशरी की इंटीग्रेटेड कैरेक्टर पे कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। लॉजिकली आंसर दिमाग में रखना, कोई अंतर पड़ता ही नहीं। ऑलवेज जुडिशरी इंटीग्रेटेड रहेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को कुछ हुआ? नॉट एट ऑल। इसलिए तो इतनी सारी प्लीज़ वहाँ के हाई कोर्ट में लग रही थी, हाई कोर्ट वहीं का वहीं था। आई बात समझ में? तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो बैलेंस कराना है यूनियन और सेंटर के, स्टेट और सेंटर के बीच में, यूनियन और स्टेट्स के बीच में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जब इन कंसिडरेशंस के साथ चलते हैं तो फिर नेचुरली ये क्लियर है एस्पेक्ट कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंटर को दी होंगी। सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग फंक्शनली, ऑपरेशनली फेडरल। ठीक है जी, आपने मुझे कह दिया कि सर आपने ये वर्ड कह दिया फेडरल, तो दूसरी तरफ आता है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये ड्यूटी लगाता है कि उसे इस बात को इंश्योर करना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करें। तो फिर आपने स्टेट्स की ड्यूटी तो नहीं लगाई कि स्टेट्स ये इंश्योर करेगी सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फंक्शन करे, आपने ड्यूटी सेंटर की लगाई है। और फिर दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ फंक्शनली और ऑपरेशनली हम फेडरल हैं, तो फिर फंक्शनली तो मैंने सेंटर को सुपीरियर बनाया यहाँ पर कि वो देखे कि स्टेट फंक्शन कर रहा है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इसको थोड़ा दूसरे एंगल से देखिए कि सेंटर को सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करना है कि स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करें, तो ये लाइन इस बात को भी तो प्रमाणित कर रही है कि स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। इस लाइन का एक मीनिंग ये भी तो है कि स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जिस्टिंग, states are not on the privilege and mercy of the center, so we are strongly functionally and operationally federal. We are strongly functionally and operationally federal. That's why the constitution is ultimately entrusting the center to ensure the performance of the states according to the provisions enshrined in the constitution. यार इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, इसको रिड्यूस करते हैं, हिंदी में लेके आते हैं। ठीक है,
ये इस बात को पुख्ता किया गया है संविधान के तहत कि केंद्र इस बात का ख्याल रखे कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों के मुताल्लिक चले। लेकिन राज्य जब तक संवैधानिक प्रावधानों के मुताल्लिक चल रहे हैं तो सेंटर कुछ कर सकता है? तो ये तो फिर फंक्शनली ऑपरेशनली फेडरल ही तो हुआ। सेंटर को ये भी तो लाइन समझ में आनी चाहिए फिर। इफ़ द डिफेंस काउंसिल विल गुड, इफ़ द लॉयर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल गुड, तो वो इसी लाइन से ही ये प्रोविजन निकाल के दे सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। समझ आई बात? समझ में ये चीज़ है। डन। लेकिन आर्टिकल 355 की शक्ति को यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पेक्टेड मैनर, स्फेयर और एरिया क्लियर है कि किसको क्या काम करना है। और हमारी कंट्री में ये कंसेप्ट हमने स्ट्रांगली अपनाया है। इट इज़ द जापानीज कंसेप्ट, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वी नीड टू गो बाय दैट। अब जो प्रोसीजर लॉ के तहत आगे हमको चलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर और प्रोविजन दिए हैं कमल, हमको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं तो हम मनाली चल पड़ते हैं। जरूरी तो ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलना, हम कैसे भी चल लेते हैं। ठीक है, चलना, जागो, अब एक्टिव हो जाओ पूरे। ओके, तो चलना चाहिए। क्लियर? इसके लिए इसको कभी भी ऐसा ना समझो कि सेंटर को बड़ी ताकत दे दिया स्टेट को। सारी कहानी आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे। अगर सेंटर की मॉरलिटी जागृत रहेगी तो आर्टिकल 355 से, इट इज़ अ वेरी पायस आर्टिकल, कि स्टेट सेंटर को बस ये इंश्योर करना है कि स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले। और कॉन्स्टिट्यूशन तो देश ने खुद स्वीकारा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो देश ने खुद स्वीकारा है, उसमें दिक्कत क्या है? देश तो चलना ही संविधान के मुताबिक चाहिए। सेंटर को भी फिर इस बात का ख्याल रखना है कि जिस सेंटर को, अच्छा ध्यान से सोचो, अब आप ये इसको आपने किस एंगल से लिया कि सेंटर को ओवर आर्किंग पोजीशन दे दिया एज कम्पेयर टू स्टेट। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचो। मेरी ड्यूटी घर वाले ने लगाई है कि छोटा भाई साथ में है, मेरी ड्यूटी लगाई है इसको आइसक्रीम नहीं खाने देना, तुम, कोरोना चल रहा है और आइसक्रीम से कोरोना हो जाता है। तो ये ऐसा होगा कि मैं उसको आइसक्रीम नहीं खाने दूँ और मैं खुद आइसक्रीम खा रहा हूँ? ऐसा करके मैं उसको आइसक्रीम खाने से रोक सकता हूँ? तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि आइसक्रीम नहीं खाने देना, उसको तो उल्टा और ज़्यादा नहीं खाना। तो जब हमने ये खुद कहा है कि सेंटर को ये इंश्योर करना है कि स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले, तो सेंटर को तो फिर ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने कमांड दे दी है कि तेरे को भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चलना है। सेंटर को तो ये ऑटोमेटिक कमांड है ना, क्योंकि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग चले। तो फिर कोई पर्सन जब खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग चल रहा तो दूसरे से इंश्योर कैसे करा सकता है? समझ आ रही बात? इस लॉजिक को, इस आर्टिकल के इस खेल को समझा आपने? इसलिए सेंटर भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही चले, जिसमें 5 परिस्थितियां क्लियर हैं जिस मामले में आप स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बनाते हैं, और साफ साफ लिखा गया है कि किन किन परिस्थितियों में आपको राष्ट्रपति शासन लागू कराना है। तो इसको पॉलिटिकल वेपन ना बनाए, और राज्य भी कोशिश करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चले। इट इज़ वेरी मच क्लियर। बट ये बात सही है कि तकनीकी रूप से केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि राज्य संवैधानिक रूप से चलें, और यही वो आर्टिकल है जो एक तरह से सेंटर को परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, जिन ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस के नाम पर ही आर्टिकल 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये आर्टिकल 355, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, क्लियर हुई बात? चलिए, जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, इसके लगभग 2 ग्राउंड हैं, और दोनों के दोनों ग्राउंड 2 आर्टिकल्स में एक्सप्रेस हो जाते हैं। पहले आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 अपने आप ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है, तो फिर वो प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं। आर्टिकल 356 ये कहता है। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट समझिए। पहला एस्पेक्ट यहाँ पर लिखा है कि गवर्नर जो है वो रिटर्न रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा प्रेसिडेंट को, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होंगे। लेकिन ये ऐसा कहीं भी मैंडेटरीली गिवन नहीं है। प्रेसिडेंट विदाउट द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर भी सेटिस्फाई हो सकते हैं कि इस स्टेट में ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन करना इस स्टेट का पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो चुका है, और वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। ऐसा क्यों किया गया होगा, जरा ध्यान से समझिए, अंडरस्टैंड करिए। देखिए वो कह रहा है, हमारी कंट्री को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मान लीजिए स्टेट है, स्टेट में जनता के द्वारा चुनी हुई एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं, जिसको हम अगर बिल्कुल एकदम कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में कहें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, और जिसको एकदम कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में कहें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आपने एक चीज़ देखा होगा, अभी पंजाब के गवर्नर ने जब ये मोबाइल टावर्स को वेंडलाइज किया गया तो पंजाब गवर्नर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। मैंने आपको उस दिन भी बताया क्या मांगा, स्टेटस रिपोर्ट मांगी कि ये कैसे हुआ। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अमरिंदर सिंह ने इस पर बहुत बड़े स्तर पर आपत्ति जताई कि ये क्या किया आपने, आप मेरे स्टाफ को कैसे सम्मन कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आपने कैसे बुलाया, आपको मेरे स्टाफ को बुलाने से इम्पॉर्टेंट था मुझे बुलाना। आपको अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का इशू नज़र आया था तो मेरे को बुलाना, पहली बात, बिकॉज आई एम लीडर ऑफ द काउंसिल। सेकंड एस्पेक्ट, टेक्निकली भी देखा जाए तो मेरे पास होम डिपार्टमेंट था, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, लॉ एंड ऑर्डर होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये बातें समझ रहे हो ना आप। तो मतलब स्टेट की खुद की, मतलब अमरिंदर सिंह को इस बात से इतनी ज़्यादा टेंशन इसलिए हुई और उन्होंने इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्शन इसलिए जताई क्योंकि डी फैक्टो हेड वो हैं इस समय इस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के। ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, एंड लॉ एंड ऑर्डर इज़ द इशू ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर, बट अल्टीमेटली अमरिंदर सिंह इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो ऐसे में उनको ये अपनी टेरिटरी पे एनक्रोचमेंट फील हुई कि इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे ये एक एनक्रोचमेंट है कि गवर्नर मेरे स्टाफ को तलब कैसे कर सकता है, क्योंकि इससे नेचुरली स्टाफ में एक सेंस ऑफ डिटरेंस क्रिएट होगा कि वी आर आंसरेबल टू द टू मास्टर्स, one is the chief minister, the second one is the governor, and when we are answerable to the two masters, so we need to perform according to the choices of the two master. और अगर दो मास्टर्स की चॉइसेस पे वर्क करेंगे so there will be conflict between the masters, okay, because the head which is de facto, that is the chief minister, the head which is de jure, that is the governor, they both will execute their power ultimately by the way of their staff, ओके, बाय द वे ऑफ देयर स्टाफ। और स्टाफ ही अगर दो मास्टर्स की कमांड लेगा तो फिर कन्फ्लिक्ट आना ही आना। इससे स्टेट की इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट की टेरिटरी इंक्रोच होती है, इंडिपेंडेंस इंक्रोच होती है। इसलिए उन्होंने फटाफट इस टेंडेंसी को, इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही सख्त आपत्ति दर्ज कराती कि ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी, कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति का हो हल्ला मचा करके गवर्नर सीधे सीधे मेरे स्टाफ से रिपोर्ट्स मांगेगा और उन रिपोर्ट से अगर संतुष्ट नहीं हुए तो अपनी एक रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को प्रेजेंट कर देंगे और फिर राष्ट्रपति कल को अपने आप पे ही कुछ सेटिस्फाई हो जाए और यहाँ पर कुछ और लागू हो जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई एम हियर, होम डिपार्टमेंट इज़ विद मी, मुझसे बात करिए आप। आई बात समझ में? तो स्टेट की अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है, स्टेट का एक सिस्टम होता है, लेकिन हमने ये माना है जहाँ डाइवर्सिटी और स्टेट दोनों इंपॉर्टेंट हैं वहीं यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सेंटर के एक एजेंट के तौर पर फर्स्ट एस्पेक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया इज द प्रेसिडेंट एंड देन द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टेट्स इज अल्टीमेटली गवर्नर। सो देयर इज वन सिंगल हायरार्की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इटसेल्फ आल्सो विच इज समवेयर फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द गवर्नर्स। उस सिस्टम के तहत हर स्टेट में गवर्नर भी है, गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, बट ये एक तरह से एजेंट भी है, सेंटर के एजेंट हैं सेंटर के, तो सेंटर के एजेंट के तौर पर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर बात मानिए, सेंटर अपनी सारी कमांड्स, अपने सारे डायरेक्शंस, अपने सारा वर्क गवर्नर के ऑफिस के वाया ही करेंगे स्टेट में, और कोई तो लिंकिंग टूल ही नहीं है। ओके, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंकिंग टूल कौन है? इज़ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में लिंकिंग टूल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। सेंटर और स्टेट के बीच में लिंकिंग टूल कौन है फिर? गवर्नर। गवर्नर इज़ द लिंकिंग टूल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, इसलिए नाम एजेंट दे दिया जाता है, केंद्र सरकार का एजेंट। अब जब वो एजेंट के तौर पर यहाँ पर है, सपोज़ कीजिए गवर्नर ए, चलो नाम ले लेते हैं वैसे, अब जो भी है, सपोज लीजिए गवर्नर गदनौरे पंजाब के गवर्नर हैं, बदनौरे नहीं बोला मैंने, गदनौरे। सपोज़ कीजिए कि गवर्नर गदनौरे पंजाब के गवर्नर के तौर पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं मान लीजिए शमिंदर सिंह। अब शमिंदर सिंह एंड गदनौरे दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्लियर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फंक्शन नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर के ऑफिस को कमांड जाएगी, गवर्नर के ऑफिस में गवर्नर को परफॉर्म करना। मान लीजिए गवर्नर को शमिंदर सिंह, यानी शमिंदर सिंह ने गदनौरे को सेटल कर लिया अपने साथ कि चिंता मत कर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपन कार्व आउट करने वाले हैं और तू उसमें एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आने वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं। तो गवर्नर तो डिफेक्ट कर गया, और गवर्नर ही सेंटर स्टेट का लिंक था, और सब कुछ तो आप सेंटर गवर्नर के वाया ही कर रहा था। तो एक सेकंड में ही अगर प्रेसिडेंट को बाउंड कर दे कि गवर्नर की रिपोर्ट पे ही प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो फिर तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को प्लीज़ करना चाहेगा, प्रेसिडेंट का तो कोई रोल ही नहीं।
गवर्नर को प्लीज़ लीक किया, अपने साथ लिया, रिपोर्ट ना भेजी। लॉ एंड ऑर्डर रैम्पेंट है यहाँ पे, अपन मिल के लॉ एंड ऑर्डर रैम्पेंटली डिस्टॉर्ट कर देंगे यहाँ पर। और जब पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा फिर हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे, केंद्र की कोई कमान नहीं मानी जाएगी। और बात तो सिर्फ तुम्हारी रिपोर्ट की, रिपोर्ट तुम नहीं भेजोगे, उसके लिए इतना माल पहुँचा दिया जाएगा। अगर ऐसा होने लगे तो प्रेसिडेंट रूल का कोई पर्पज़ रहा, गवर्नर की पोजीशन का कोई पर्पज़ रहा? तो इसलिए इस तरह की ग्राउंड्स ना क्रिएट हो जाएं कहीं पर। इसलिए प्रेसिडेंट को एक शक्ति दी है कि वो अपने स्तर पर भी, अपने ही लेवल पर, विदाउट द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ये प्रोविज़न तो गलत नहीं था, अब आपने कर इसको गलत लिया है। देखो बार बार बात करूंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की ही बात आएगी। अब गवर्नर ने कोई रिपोर्ट बनाई ही नहीं, बना भी नहीं रहे, गवर्नर को दिख रहा है सब अच्छा चल रहा है, तो पहले तो उनको बम्बू करते हैं, रिपोर्ट नहीं बना रहे। तुमको कितने दिन से कहा रिपोर्ट बना के भेजो एक अच्छी सी कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अब वो किसी तरह से कोई रिपोर्ट तो बनाएंगे ही। तो गवर्नर को सब सही दिख रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं बना रहा, कुछ रहा। ऐसे में भी मान लीजिए गवर्नर की रिपोर्ट नहीं आ रही तो आप सीधा प्रोक्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर स्टेट में इमरजेंसी लगनी जरूरी है, प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बढ़िया नहीं चल रहा। तो ये यूज़ गलत हो गया फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिटिकल वेपन। प्रोविजन दिया था बिल्कुल करेक्ट एस्पेक्ट। फर्स्ट एस्पेक्ट तो फर्स्ट इंस्टांस पे जो इमीडिएट इफेक्ट से पर्सन खड़ा है वो गवर्नर है। तो गवर्नर से बेटर लॉ एंड ऑर्डर और अदर कंडीशंस नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि एवरी प्रोविजन, गवर्नर इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हर लॉ गवर्नर के पास, तो कानून के तौर पर भी गवर्नर के सिग्नेचर जा रहे हैं, गवर्नर का असेंट जा रहा है, और काफ़ी मामलों में राष्ट्रपति तक के लिए भी असेंट के लिए जाता है बिल। सेकेंड, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन सारे गवर्नर के नाम पे हो रहे हैं, ऑल फाइनेंशियल एक्शंस गवर्नर के नाम पे हो रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और सारे फाइनेंशियल एक्शन गवर्नर के नाम पे हो रहे हैं। तो गवर्नर फर्स्ट इंस्टांस पे सारे इमीडिएट एक्सपीरियंसेस ले रहा है, तो गवर्नर से बेहतर तो कोई नहीं समझेगा कि क्या जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बड़ा ब्यूटीफुल प्रोविजन रखा है कि गवर्नर की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब गवर्नर रिपोर्ट देंगे तो राष्ट्रपति उसके बेसिस पे, राष्ट्रपति कैसे समझ लेंगे रिपोर्ट, राष्ट्रपति किधर से ले लेंगे रिपोर्ट, तो गवर्नर ही देने बनते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट में फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड की है कि कहीं अब किसी के कैरेक्टर का नहीं पता, गवर्नर डिफेक्ट कर गए तो, गवर्नर डिफेक्ट कर गए तो फिर एनार्की में नहीं जाने देंगे ना अपन किसी स्टेट को। फिर कहा कि प्रेसिडेंट विदाउट द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर भी कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में यूपीएससी आपको लपेट लेता है, और आप लोग समझते हैं इतना रट्टा मारे यार कि गवर्नर की रिपोर्ट नहीं। इसको लॉजिक से समझो। अब कभी रट्टा मारना पड़ेगा, एकदम से ऐसे ट्रेन में जा रहे हो, पेपर का सेंटर कहीं बढ़ गया, एकदम यूपी में एकदम से कुछ लोग चढ़े बोले हाँ भाई राष्ट्रपति शासन का बताओ यार, कैसे लगाते, राज्यपाल के निवेदन पर लगाते हैं क्या, उनकी रिपोर्ट आती है? हम कहोगे हाँ, और जो रिपोर्ट ना दें तो नहीं लगा पाएंगे। वो लगा पाएंगे भाई, क्यों नहीं लगा पाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाना है बस, वो लगा के रहेंगे, तुम चिंता मत करो। शर्त यह है कि राज्य की परिस्थितियाँ बिगड़नी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होना चाहिए। ये ग्राउंड है, ओके। ये कौन से आर्टिकल की ग्राउंड है? आर्टिकल 356। कितना? 356 बोला करो। और अगला आर्टिकल कौन सा है? 365। 365। ऐसा 65 भी बोलने की जरूरत नहीं, 365 भी बोल सकते हो, वो अपने ऊपर है कि मज़ा कैसे लेना है, मज़े खुद के लेने हमको, ओके। आगे चलें। अब आपको मैंने पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक मैटर पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देते हैं। सेंटर को स्टेट को डायरेक्शन देनी कि नहीं देनी? क्या डायरेक्शन? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैनेज करना है, पीडीएस। उसके लिए फेयर प्राइस शॉप्स खुली हुई हैं। उसके लिए सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, वीट एंड पैडी प्रोक्योर कर लिया, ठीक है। अभिजीत कर लिया कि नहीं कर लिया? कौन कर रहा है सेंटर के बिहाफ पे ये सारे काम? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। अब प्रोक्योर करके गोदामों में रख लिया, अब उसको लिफ्ट करके लोगों तक ले जाने का काम किसका है? राज्य सरकार का। अब राज्य सरकार ये कर ही नहीं रही, तो फिर तो कोलैप्स कर जाएगी कंट्री, क्योंकि एट द एंड देश में केंद्र का तो कुछ है ही नहीं, सब तो राज्यों का ही है। देश में अगर मैं एक देश को अगर मैं केक बना दूं और केक की तरह राज्य नाम के पीस निकाल के अलग कर दूं, तो सब तो पीस कटे हो जाएगा, फिर केंद्र कहाँ रह जाएगा? हवा में है तो स्टेट ही। दिल्ली अपने आप में एक आधा देश, आधा राज्य है। केंद्र का तो कुछ, केंद्र का सब जगह है। सेंटर इज ऑल परवेसिव, इट इज ओमनी प्रेजेंट, बट अल्टीमेटली लाइक द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट बट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड समथिंग, ओके। इस तरह का सिस्टम, उसका खुद का है नहीं कुछ जमीन। अब ऐसे में राज्य कह रहे हैं कि जितना मर्जी पीडीएस करो, जो मर्जी वादे करो, गरीबों को जितने मर्जी किलो तुमको अनाज देना देते रहो, हम नहीं दे रहे। फिर तो ये तो एनर्की हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मामले में
अब राज्य सारे तो राज्य ही हैं, ना केंद्र की सड़क निकलने दे रहे उस राज्य से। जैसे आपने अभी सुना होगा, क्या कहा जा रहा था, दिल्ली से अभी 4 दिन पहले क्या खबरें सुन रही थी, पंजाब के किसानों का एक आह्वान था कि दिल्ली से कटरा हाईवे के लिए, एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीनें नहीं देना। ऐसा सुना आपने, अखबारों में भी छप रहा था ना कि ज़मीनें नहीं देना। अब देखो सेंटर की तरफ से डायरेक्शंस हैं स्टेट को, ये तो याद रखना, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक रूट्स हैं उनको तो बनाना है, रेल लाइन चलानी है ना। ऐसे तो देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बॉर्डर सारा यहाँ से पंजाब से होके कवर होगा, सारी आर्मी यहाँ से मूव करेगी सबको। अब सरकार कह रही सड़क नहीं बना रहे, या मान लो सरकार केंद्र राज्य पंजाब सरकार की, केंद्र सरकार कोई बात नहीं मान रही, बस थोड़ा सा पहले ही यानी कि वो माधोपुर लखनपुर बॉर्डर को जोड़ता है पठानकोट पंजाब और जम्मू, बस थोड़ा सा वहाँ पर डिच मशीन से रातों रात वहाँ पर खड्डे बना दिया, इधर डीप ट्रक नहीं जा सकते। तो वहाँ से सेंटर से डायरेक्शन आएगा कि विद इन 10 आवर्स इसको रीस्टोर करिए, गाड़ियाँ मूव करनी है। नहीं करते, जो करना है कर लो, इन डायरेक्शंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ आई बात? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। नहीं कर रहे हो तो फिर 365 के तहत ये पुख्ता हो गया है कि सेंटर की डायरेक्शंस को राज्य सरकार कंप्लाई करने से या इफेक्ट देने से चूक गई है, और फिर यह लॉफुल है राष्ट्रपति के लिए कि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। सो सेंट्रल डायरेक्शंस तो स्टेट को फॉलो करनी है। सेंटर अगर स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए कैपेबल ही नहीं है, और उस डायरेक्शन को अगर अपन नॉन इन्फोर्सिबल बना दे, सोच के देखो देश कैसे रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा देश तो। क्योंकि राज्यों में तो राज्यों की चुनी सरकारें हैं, राज्य के लोग विल ऑलवेज बी लॉयल टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो उनकी इमीडिएट गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको चुना है। और ज़्यादा चले जाए तो पंचायतों को ज़्यादा लॉयल है ये तो। ऐसे में फिर देश तो जुड़ा ही नहीं रह सकता। केंद्र को एक लेवल पर अपनी डायरेक्शंस और डायरेक्शंस को एग्जीक्यूट करने की, इन्फोर्समेंट की पावर तो देनी पड़ेगी। वो केंद्र के डायरेक्शंस इन्फोर्सेबल हैं किस वजह से? बाय द वे ऑफ इट्स कोयर्सन, बाय द वे ऑफ इट्स कोयर्सन। दैट कोयर्सिव पावर इज गिवन इन आर्टिकल 365। दैट कोयर्सिव पावर इज गिवन इन आर्टिकल 360। पहले स्टेट परस्यूड करेगा, स्टेट परस्यूड करेगा, आर्टिकल 263 के तहत इंटरस्टेट काउंसिल्स की मीटिंग करेगा, जोनल काउंसिल्स की मीटिंग करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा, सेंटर पहले ये करेगा। अब ये तो हो गया परसुएशन कि हमें स्ट्रेटेजिक लिंक्स को जोड़ना है, हमें बंदरगाहों का विकास करना है, हमें अच्छी तरह से रेलगाड़ी को निकालना है, हमें अच्छे वाटर मार्ग, जल मार्ग बनाने, सब अच्छी। लेकिन अब जब दिख रहा है कि काम बन ही नहीं रहा, तो परसुएशन के बाद कोयर्सन भी है फिर, और वो आर्टिकल 365 इज़ वेरी कोयर्सिव इन नेचर। सेंटर की डायरेक्शन नहीं मान लें तो बेटा राज्यपति शासन फिर लगेगा। समझ आई बात? अब राज्य में चुनाव कराने हैं, ठीक है जी, राज्य में चुनाव कराने तो कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन, देश का इलेक्शन कमीशन। तो आर्टिकल 365 के तहत इन ग्राउंड्स पर आप लगा सकते हैं। तो कितने ग्राउंड हो गए मेगा? आर्टिकल 356, आर्टिकल 365। इन दो ग्राउंड्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। कौन लगाता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट लगाते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे कोई पूछ भी सकता है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ हुआ था? ऐसी बातें पूछ रहे थे कई बारी, प्रेसिडेंट रूल कौन लगाता बे? भैया ये तो नहीं पढ़ा, अबे प्रेसिडेंट लगाता है। शैतान होते हैं कुछ लोग। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, 2 महीने के अंदर इसको अप्रूवल चाहिए। कितने के अंदर? नेशनल इमरजेंसी कितने महीने में चाहिए था? इसको कितने महीने में चाहिए? 2 मंथ। ओके। ये प्रोक्लेमेशन के लिए प्रेसिडेंट को कोई रिटर्न चाहिए कैबिनेट से कुछ? हैं? किधर लिखा है? ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कुछ रिटर्न चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन मेंशन है कैबिनेट के द्वारा? नहीं, सिंपली गिवन की प्रेसिडेंट लगाएंगे बिकॉज इट इज़ प्रेसिडेंट रूल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से लगाएंगे, ऐसा कंसेप्ट गिवन है। आई बात समझ में? डन। 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए। किससे चाहिए? पार्लियामेंट से। नेशनल इमरजेंसी कितने समय का समय था? 1 मंथ। इसमें कितना है? 2 मंथ। नेशनल इमरजेंसी में अप्रूवल कौन सी मेजोरिटी से चाहिए था? इसमें अप्रूवल कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। क्यों चाहिए सिंपल मेजोरिटी से? नेशनल इमरजेंसी ग्राउंड क्या थे? एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन।
और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता था, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते थे। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते, प्रेसिडेंट रूल में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, किसने बोला? प्रेसिडेंट रूल का तो ग्राउंड ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया। एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर, आर्म्ड रिबिलियन तो इसकी कंडीशन ही नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट तो करती ही नहीं है, वो तो नेशनल इमरजेंसी करती। और सबसे पहला पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको बचाने के लिए लगाया अपन ने नेशनल इमरजेंसी। लेकिन बाकी के दो पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या है? पार्ट 2 सिटीजन और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, तो ये भी तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए नेशनल इमरजेंसी से ये इनक्रोच होते हैं, इसलिए वो बहुत ही डिसीजन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें सिस्टम बड़े स्तर पर बदल जाता है। ओके, इसलिए लेकिन यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए, वरना देश तबाह हो जाएगा। कारण पूछिए। मान लीजिए कि 4 राज्य मिल गए आपस में, 4 कोई भी राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी, चारों ने मिलकर अपना एक क्लस्टर बना लिया। चारों में ऐसी रिलीजियस एक्टिविटी हो रही हैं जो सेकुलर फैब्रिक के अगेंस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देख लिया कि ये सेकुलरिज्म पे हार्म है, और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या कहता है? सेकुलरिज्म। ये उसके एंटी जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहेगी, और प्रेसिडेंट रूल को 2 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल कराना है। आपने कंडीशन लगा रखी है स्पेशल मेजॉरिटी की, तो उन 4 राज्यों से भी तो राज्यसभा में काफ़ी मेंबर आते हैं, तो फिर स्पेशल मेजॉरिटी से तो हो गया फिर पास, फिर तो बैठे रहो, फिर तो क्लस्टर बना लेंगे वो चारों, और 2 और राज्य मिल जाएंगे, हाथ मिला लेंगे सारे। समझ आ रही बात कि ये इमरजेंसी नहीं चल पानी, प्रेसिडेंट रूल, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और राज्यसभा में हम इसको पास होने नहीं देंगे, नॉट पॉसिबल। फिर तो जो गवर्नमेंट इस समय रूलिंग पार्टी की है, उसकी तो मेजॉरिटी सिंपली लोकसभा में है, और वो भी